अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी तो तमाम देखने और सुनने वालों को एहसन हमाद का सलाम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका होस्ट और दोस्त एहसन हमाद and I very warmly welcome to all of you on my YouTube channel Grand Great Solution। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ने हमारे पहले की तमाम वीडियोस अच्छे तरीके से देख लिए हैं। तो दोस्तों चलिए फिर हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर का बकायदा आगाज कर लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को किस तरह से सेटअप करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था सर्वर इंस्टॉलेशन को और उससे पहले हमने देखा था व्हाट इज वर्डप्रेस, कि वर्डप्रेस क्या होता है और मैं आपको वर्डप्रेस ही क्यों रेकमेंड करता हूँ। और फिर उसमें ही हमने देखा था CMS क्या होता है। और लास्ट टाइम जो हमने सर्वर को इंस्टॉल किया था वो जैम था, और मैंने आपको वहां पर बताया था कि आपने जैम के कंट्रोल पैनल में जा करके क्या क्या करना है। हमने जैम के कंट्रोल पैनल में जा करके हमेशा दो चीजों को स्टार्ट करना है, एक है अपाचे और दूसरा है माइस्क्ल, क्योंकि अपाचे की मदद से हम वर्डप्रेस में यूज होने वाले PHP के कोड को रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम पर्ल के भी कोड को रन कर सकते हैं, जबकि माइस्क्ल की मदद से हम वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों को यानी कि अपाचे और माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट करना है जब भी हमने लोकली तौर पर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। तो आज की हम इस वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो का बकायदा आगाज एक खूबसूरत शेर के साथ करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो चलिए हम अपने आज के इस वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। तो जो की पॉइंट्स हमारे आज की इस वीडियो लेक्चर के हैं उसमें हम आज सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीजों को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वर्डप्रेस, यानी कि वर्डप्रेस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद हम वर्डप्रेस को htdocs वाले फोल्डर के अंदर लेकर जाएंगे। फिर इसके बाद हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन को भी देखेंगे, जिसमें हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन को एकदम इन डीप जाकर के देखेंगे, इन डीप जाकर के समझेंगे, हर एक स्टेप को और हर एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखेंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के और मजीद वक्त को ज़ाया किए वर्डप्रेस की इस वीडियो का आगाज करते हैं, वर्डप्रेस की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम वर्डप्रेस के ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको डिफरेंट वेबसाइट के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्डप्रेस में हम डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, मतलब ये कि हम इसमें कुछ भी करेंगे, कोई भी पिक्चर या कोई भी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं वो सब कुछ किसी भी किस्म के कोड के बगैर अपलोड होगा। मतलब ये कि वर्डप्रेस में हर किस्म की वेबसाइट हर किस्म के कोड के बगैर ही बनती है, यानी हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए किसी भी कोड की जरूरत नहीं होती। डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस PHP और डेटाबेस को इस्तेमाल करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को महफूज करने के लिए, जैसा कि फोटोज, इमेजेस और PDF फाइल्स वगैरह को सेव करने के लिए वर्डप्रेस PHP और डेटाबेस को यूज करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करने की, कि हम वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल कैसे करेंगे। वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करने से पहले हर बार एग्जाम सर्वर के कंट्रोल पैनल में जा करके अपाचे और माइस्क्ल दोनों को हमेशा स्टार्ट करना होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो इन दोनों को स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों इन दोनों को स्टार्ट करने के तकरीबन 2 से 3 तरीके एग्जिस्ट करते हैं। पहला ये कि हम इस जैम सर्वर के कंट्रोल पैनल की ऐप में जा करके यानी कि अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करें, और दूसरा तरीका ये कि हमने जहां पर जैम को इंस्टॉल किया होगा
आप वहां पर उस फोल्डर में जाएं, यानी जैम सर्वर के फोल्डर में जाएं और फिर वहां से जैम कंट्रोल डॉट exe वाले ऑप्शन को सर्च करें। फिर उस ऑप्शन पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जैम सर्वर का कंट्रोल पैनल आ जाएगा, जिसमें हमने अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको अब इन दोनों तरीकों से ये सब कुछ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जैम सर्वर के कंट्रोल पैनल की ऐप की तरफ लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पर जैम सर्वर के कंट्रोल पैनल की ऐप को सर्च करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे ही मैं XA लिखता हूँ तो मेरे सामने जैम कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जैम कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का कुछ लेआउट ओपन हो गया। जैम का कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह से ओपन हो गया। अब मैंने इसमें से अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए हमने इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा तरीका है। मैं अब जैम के फोल्डर में जाऊं जहां पर मैंने इसको इंस्टॉल किया है और फिर इसके फोल्डर में जा करके जैम कंट्रोल डॉट exe को सर्च करूं। जैसे ही मैं ये जैम का फोल्डर ओपन करता हूं तो मेरे सामने कुछ ये फोल्डर्स ओपन हो जाते हैं, कुछ इस तरह के फोल्डर्स आ जाते हैं। अब मैंने इसमें से सर्च करना है जैम कंट्रोल डॉट exe। ये जैम कंट्रोल डॉट exe वाला ऑप्शन हमें इस फोल्डर में बिल्कुल ठीक नीचे वाले ऑप्शंस में से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैम कंट्रोल का ऑप्शन ये हमारे पास ये मौजूद है। यहाँ पर हमें ऑप्शन जैम कंट्रोल का मिल गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन इस जैम के फोल्डर में बिल्कुल ठीक नीचे वाले ऑप्शंस में मिलेगा। तो जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करके या फिर ओपन करता हूँ या फिर इस पर डबल लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने दोबारा जैम का उस तरह का ऑप्शन आ गया है, उस तरह का पैनल आ गया है। आप देख सकते हैं कि जैम कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। अब मैंने इसमें से वही वाले दो ऑप्शन अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए हमें इन स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये अपाचे और माइस्क्वेल दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। ये दोनों ग्रीन हो जाने चाहिए। अगर ये ग्रीन नहीं होते तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इन दोनों ऑप्शंस का ग्रीन होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका है, जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप के बॉटम की तरफ चलते हैं तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है जिसपे लिखा होता है शो हिडन आइकन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैम के दो ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से इस तरह का लेआउट ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं अब इसमें से अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों ऑप्शंस ग्रीन हो चुके हैं और मेरा अपाचे और माइस्क्वेल सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए। जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हो तब ये दोनों चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। और दोस्तों इन दोनों का स्टार्ट होते ही ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रीन नहीं होते या फिर इनमें से कोई एक भी ग्रीन नहीं होता तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और इनके ग्रीन ना होने की वजह से हम वर्डप्रेस में वेबसाइट भी नहीं बना सकेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपाचे PHP के कोड को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है और माइस्क्वेल हमें डेटाबेस को बनाने में मदद करता है। तो ये अगर दोनों ग्रीन नहीं होंगे तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस को स्टार्ट होते ही ग्रीन हो जाना चाहिए। जब भी आपने काम करना है आपने जैम कंट्रोल पैनल में आकर इन दोनों को लाजमी स्टार्ट करना है, जरूर स्टार्ट करना है जब भी आपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है तब। तो दोस्तों अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं कि जो हमने जैम को स्टार्ट किया है यानी कि इसमें जो अपाचे और माइस्क्वेल को स्टार्ट किया है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हुए कि नहीं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपाचे और माइस्क्वेल दोनों को जैम सर्वर में स्टार्ट करना है और फिर किसी भी ब्राउजर में जाकर इसके ऊपर वाले सर्च ऑप्शन में सिर्फ लोकल होस्ट को टाइप करना है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं किसी भी ब्राउजर में जाकर एक नई टैब को ओपन करता हूँ। इस वाले सर्च बार में लिखता हूँ लोकल होस्ट। जैसे ही मैं इस सर्च वाले ऑप्शन में सिर्फ लोकल होस्ट को टाइप करके एंटर करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपका जैम सर्वर मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है
और इसके दोनों ऑप्शंस यानी कि अपाचे और माइस्क्ल दोनों अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुके। इसके अलावा ये जो न्यू विंडो हमारे पास ओपन हुई है, ये हमें हमारे XAMPP का वर्जन भी बता रही है, जो कि हमने लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड किया था, जो कि था 8.2.12। दोस्तों, जब भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले हमेशा एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना है, क्योंकि वर्डप्रेस में हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं या फिर जो भी वेबसाइट बनाएंगे वो डायनामिक होगी। तो डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए डेटाबेस को क्रिएट करना जरूरी है। तो दोस्तों, हम इसलिए सबसे पहले हमेशा डेटाबेस को क्रिएट करेंगे जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो यहाँ पर जो डेटाबेस यूज होता है वो माइस्क्ल है, और माइस्क्ल को हमने देखा कि हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे और डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसको हम देखते हैं। ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस 6.7.1 ये डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। अब हमारा ये प्रोसेस है कि हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे तो आपने इसको लेकर जाना है जहाँ पर आपके XAMPP का फोल्डर होगा, वहां पर उसके अंदर htdocs के फोल्डर में जा करके इसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, तो अब मैं चलता हूँ XAMPP के फोल्डर की तरफ, जो कि मैंने डाटा डी में बनाया था। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों, जैसे ही मैंने डी ड्राइव को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि XAMPP सर्वर का फोल्डर XAMPP के नाम से बना हुआ है। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फोल्डर हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर ये काम करना है कि हमने htdocs के फोल्डर को लोकेट करके ओपन करके वहां पर अपने वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को पेस्ट करना है। तो उसके लिए आप दो तरह के प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर htdocs वाले फोल्डर को सर्च कर लें, या फिर आप अपने फोल्डर को मैन्युअली तौर पर सर्च करें। आप देख रहे हैं कि ये फोल्डर हमारे पास htdocs वाला फोल्डर है। ये फोल्डर हमारे पास XAMPP सर्वर वाले फोल्डर में छठे नंबर पे मौजूद है। दोस्तों, जैसे ही अब मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं, कुछ आइकन्स हैं और कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं। तो अब हमने इसमें अपने वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने वर्डप्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब ये ध्यान रहे कि आपने htdocs में कब कब आना है। आपने इसमें तब तब आना है जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यानी कि जब भी आप कोई एक न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो आप अपने लिए बनाएं या फिर आप अपने किसी भी क्लाइंट के लिए बनाएं, तब तब आपने इस htdocs में आना है। जब भी आप कोई भी न्यू वेबसाइट बनाएंगे, तब आपको हर बार यहाँ पर आकर के इस वर्डप्रेस वाले फोल्डर के सॉफ्टवेयर को सेटअप करना होगा, हर बार कॉन्फ़िगर करना होगा। जब भी आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब तब आपने ये प्रोसेस को इख्तियार करना है। वर्डप्रेस को सेटअप करने और कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने हर बार इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ही इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना होगा, और यहाँ पर इसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने अपने इस सॉफ्टवेयर पर आकर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हेयर वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस शो मोड ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर या फिर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का वर्डप्रेस का फोल्डर आ जाएगा, या आपको ये फोल्डर ऊपर वाले फोल्डर में कहीं मिलेगा, या फिर ये सबसे नीचे एक्सट्रैक्ट हुआ आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये वर्डप्रेस के नाम का एक फोल्डर मेरे पास आ गया। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, और जो चाहे वो आप नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों बेहतर है कि आप इसको वही नाम दें जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट है, यानी अपने प्रोजेक्ट के नाम पर ही इस फोल्डर का नाम रखें। मेरे कहने का मतलब, जिस नाम से आप वेबसाइट बना रहे हैं उसी नाम से अपने फोल्डर को यहाँ पर बनाएं, उसी के नाम से आप इस नाम को रीनेम करें। अब मैं इस फोल्डर को यूनिक बनाने के लिए रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मैं इसको रीनेम करने के लिए लिख देता हूँ ट्रायल बेस। जैसे ही मैंने इसको लिख कर एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर अब मेरी रिक्वायरमेंट वाले नेम के अकॉर्डिंगली रीनेम हो चुका है। दोस्तों, ये जो ट्रायल बेस है ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो दोस्तों, इस फोल्डर का जो है वो बाद में यूज होगा जब भी मैं इसको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए सेटअप करूं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि हम वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करने के बाद इसको htdocs वाले फोल्डर में
जो कि XAMPP का ही एक फोल्डर है, उसमें किस तरीके से लेकर आएंगे, और फिर हमने देखा कि इसको htdocs में लाने के बाद का सेटअप क्या होगा और वो हमें कब कब करना होगा। तो दोस्तों, जब भी आपने वर्डप्रेस को वेबसाइट बनाने के लिए इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, तो आप इसके लिए कोई भी और किसी भी किस्म के ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इस सब प्रोसेस के लिए आपके पास इंटरनेट हो, और उसके साथ-साथ आपके सिस्टम के अंदर XAMPP सर्वर के अंदर अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट होने चाहिए। आपके पीसी में इंटरनेट होना चाहिए और साथ ही साथ अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट होने चाहिए। तभी आप ये सब काम कर पाएंगे, इसको इंस्टॉल कर पाएंगे और डेटाबेस को भी क्रिएट कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि आपके पास और आपके पीसी में इंटरनेट होना चाहिए और अपाचे और MySQL स्टार्ट होने चाहिए। दोस्तों, जैसे ही आप वर्डप्रेस को वेबसाइट बनाने के लिए किसी भी किस्म के ऑनलाइन ब्राउज़र में जाएंगे, तो आप उस ब्राउज़र के अंदर एक न्यू टैब ओपन करेंगे और उसके सर्च बार में लिखेंगे लोकल होस्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने लोकल होस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हम अभी अपनी जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, वो लोकली तौर पर बनाने जा रहे हैं। वो लोकल सर्वर पर बनेगी, तो इसलिए हम लोकल होस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोकली बनाएंगे और फिर उस वक्त लोकल होस्ट को उस सर्च बार में यूज करेंगे, तो ही आपकी वेबसाइट ओपन होगी। और जब हम इसको ऑनलाइन कर देंगे, तो फिर इस लोकल होस्ट की जगह फिर वो नाम आएगा जिस नाम से हमने डोमेन ली होगी। लेकिन अभी लोकल होस्ट एक डोमेन की तरह काम करेगा लोकल सर्वर पर। दोस्तों, अभी वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए हमने अपनी सर्च बार में लिखना है, जिससे हमारी वेबसाइट ओपन होगी, लोकल होस्ट स्लैश जो फोल्डर का हमने नाम रखा था उस नाम को यहाँ पर पुट करना है। हमने XAMPP सर्वर के htdocs के अंदर फोल्डर का नाम रखा था ट्रायल बेस, तो हम यहाँ पर ट्रायल बेस के नाम को पुट करेंगे। दोस्तों, तो फिर ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या फिर तब ही हम अपनी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल यानी कि सेटअप करेंगे। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा है, तो मैंने अभी अपनी इस सर्च बार के अंदर लोकल होस्ट स्लैश ट्रायल बेस को पुट कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, तो हमारे सामने दोस्तों, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये हमसे लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट करें। आप जिस भी लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इंग्लिश में ही अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसे सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस पर लिखा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम। सबसे पहले हम डेटाबेस नेम देंगे, फिर डेटाबेस यूजर नेम, फिर डेटाबेस पासवर्ड नेम। यानी कि अब यहाँ से जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वो डेटाबेस से रिलेटेड होगी। वहां पर हमने डेटाबेस से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो उसके लिए हमने सिर्फ इस लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ देर के बाद यानी कि कुछ लोडिंग के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड कुछ चीजों को देखना है, जैसा कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर डेटाबेस होस्ट। यहाँ पर इन चीजों को हैंडल करना है। जैसे ही ये न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी, तो यहाँ इस डायलॉग बॉक्स के टॉप अपर पोर्शन पर लिखा है बिलो यू शुड एंटर योर डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स, यानी कि अपनी डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स को पुट करें यहाँ पर। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस कॉन्टेक्ट योर होस्ट। इसका मतलब है कि अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता, तो आप अपने होस्ट के साथ कांटेक्ट करें। लेकिन दोस्तों, इस वक्त मैं ही होस्ट हूँ और मैंने ही अभी कुछ देर पहले डेटाबेस को क्रिएट किया है। तो अब मैं यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को पुट करता हूँ। जैसा कि मैंने डेटाबेस का नाम यहाँ पर सेव किया है, अपनी एक्सेल की फाइल में सेव किया है, ये ट्रायल बेस। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस के नेम पर पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने डेटाबेस नेम पर ट्रायल बेस को पेस्ट कर दिया है, जो कि हमने डेटाबेस को क्रिएट करते वक्त डेटाबेस का नाम दिया था। इसके बाद है यूजर नेम, यानी कि जो डेटाबेस को चलाता है उस यूजर का नेम क्या है। तो जब भी हम लोकली तौर पर काम करते हैं, तो तब यूजर का नेम हमेशा रूट ही रहता है। तो आप जब भी लोकली काम करेंगे और लोकली तौर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे यानी कि सेटअप करेंगे, तो आपने यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते वक्त हमेशा यूजर नेम सिर्फ रूट ही पुट करना है।
और दोस्तों आगे है पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड हमेशा ब्लैंक रहेगा, ये फिक्स है। जब भी आप लोकली तौर पर काम करेंगे तो यहाँ पर होस्ट सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट ही होगा। तो दोस्तों ये आप अभी डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं और इसके बाद है डेटाबेस होस्ट। जब भी आप लोकली तौर पर काम करेंगे तो यहाँ पर होस्ट सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट ही होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी चीज टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोकली तौर पर काम कर रहे हैं और लोकली तौर पर होस्ट हमेशा लोकल होस्ट ही होता है। दोस्तों ये आप अभी डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं और यहाँ पर आगे है टेबल प्रीफिक्सेस। तो इसका मतलब है कि जब वर्डप्रेस हम यहाँ पर सेटअप कर देंगे तो वो डेटाबेस में 12 टेबल्स को क्रिएट कर देगा। तो उन 12 टेबल्स के आगे प्रीफिक्सेस क्या लगाना है ये वो चीज इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर टेबल प्रीफिक्स के ऑप्शन में कुछ भी प्रीफिक्स लगा सकते हैं, कोई भी प्रीफिक्स लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर एसपी लिख देता हूँ। तो अब डेटाबेस में जहाँ पर भी हमने ट्रायल बेस वाली डेटाबेस को क्रिएट किया है वहाँ पर अब होगा क्या कि अगर वहाँ पर यूजर के नाम से एक टेबल बनती है तो वहाँ पर लिखा होगा एसपी अंडरस्कोर यूजर। अगर पोस्ट के नाम की एक टेबल बनती है तो वहां पर लिखा होगा एसपी अंडरस्कोर पोस्ट। इसी तरह से सभी के साथ एसपी अंडरस्कोर लग जाएगा। जितनी भी हमारी 12 टेबल्स बनेंगी, जिस नाम की भी हमारी 12 टेबल्स बनेंगी उनके साथ एसपी अंडरस्कोर लग जाएगा, सभी टेबल के साथ यही प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही आपने इन सब ऑप्शंस को हैंडल कर लिया है, अपनी मर्जी के प्रीफिक्स को ऐड कर लिया है, तो आपने अब यहाँ पर इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें रन द इंस्टॉलेशन के बारे में लिखा होगा। इससे ये पता चलेगा कि डेटाबेस से रिलेटेड जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें क्या-क्या कुछ करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए आपने इस रन द इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस रन द इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये इंटरफेस वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है, जिसमें आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगी। तो चलिए आप बारी-बारी इन सभी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की न्यू विंडो आएगी जिस पर लिखा है वेलकम वेलकम टू द फेमस 5 मिनट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। यानी कि आपको वर्डप्रेस फेमस 5 मिनट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में वेलकम कहती है। आगे लिखा है जस्ट जस्ट फिल द इंफॉर्मेशन बिलो। नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ पुट करें एंड यू शैल बी ऑन योर वे टू यूजिंग द मोस्ट एक्सटेंडेबल एंड पावरफुल पर्सनल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। और आप इंजॉय कर सकते हैं एक मोस्ट एक्सटेंडेबल एंड पावरफुल पर्सनल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को। और दोस्तों इसके नीचे इंफॉर्मेशन नीडेड की टैगलाइन लिखी है और उससे नीचे लिखा है प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डू नॉट वरी, यू कैन ऑलवेज चेंज दी सेटिंग्स लेटर। यानी कि नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन को फिल करें और आप इस इंफॉर्मेशन को कभी भी किसी भी वक्त अपने एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसा कि पहला ऑप्शन ही साइट टाइटल से रिलेटेड है। हम यहाँ पर साइट का टाइटल देंगे, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर ट्रायल बेस ही लिख देता हूँ, ट्रायल बेस। दोस्तों आप इसमें मौजूद हर इंफॉर्मेशन को जो भी आप यहाँ पर देंगे उसको आप एडमिन पैनल यानी कि डैशबोर्ड में जाकर कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो एडमिन पैनल से रिलेटेड होगी। अब आगे है यूजर नेम। दोस्तों जब भी वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करने के बाद सेटअप करते हैं तो ये दो चीजें देता है, एक वेबसाइट और दूसरी चीज वेबसाइट का एडमिन पैनल, जिसमें हम वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन को ऐड डिलीट या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी इस विंडो में हम हमारी वेबसाइट के एडमिन पैनल से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो हम जब भी इस इंफॉर्मेशन को पुट करने के बाद अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल को ओपन करेंगे तो वो हमसे वहां पर दो चीजें पूछेगा, एक होगा यूजर नेम और दूसरा होगा पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने वो यूजर नेम और वो पासवर्ड को पुट करना है। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रायल बेस @admin।
मैं यहाँ पर इस यूजर नेम को भी कॉपी करके वहां पर अपनी एक्सेल वाली शीट में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के एडमिन पैनल के यूजर नेम को पेस्ट कर दिया है। अब मैं दोबारा वहां पर ही चलता हूँ, उसी विंडो की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर यूजर नेम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, और जो भी आप यहाँ पर यूजर नेम रखेंगे तो उसमें अगर आप बाद में चेंजिंग भी करना चाहेंगे तो वो आप आसानी से एडमिन पैनल में जाकर कर सकते हैं, एडमिन पैनल से हो जाएगी। अब आगे है पासवर्ड का ऑप्शन। हम यहाँ पर कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर पासवर्ड रख देता हूँ @trial base 8766। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई भी वीक पासवर्ड रखते हैं तो आपने यहाँ पर इस कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन पर यहाँ पर चेक करना है। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी ट्रायल बेस वाली वेबसाइट के लिए मीडियम पासवर्ड को पुट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मीडियम पासवर्ड को पुट कर दिया है। अब मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और वहां पर अपनी एक्सेल वाली शीट में पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के एडमिन पैनल के पासवर्ड को भी यहाँ पर पुट कर दिया है। अब मैं दोबारा से अपनी उसी विंडो की तरफ आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें 3 चीजों को इस्तेमाल करना होगा, यानी कि एक स्पेशल कैरेक्टर और दूसरा अल्फाबेट और तीसरा है नंबर्स। और अल्फाबेट या फिर नंबर्स को पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर दिया है। लेकिन मैं दोबारा से उसी पासवर्ड की तरफ चलता हूँ जो कि मैंने मीडियम पासवर्ड रखा था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने कोई भी वीक पासवर्ड को पुट कर दिया है, पुट करते हैं, और अगर आप वहां पर कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन को चेक नहीं करते तो ये हमसे ये डिमांड करेगा कि हम यहाँ पर या तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को या फिर मीडियम लेवल के पासवर्ड को फिल करें, पुट करें, और इस पासवर्ड को भी हम अंदर एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं। एडमिन पैनल से ये चेंज हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर चाहिए कि आप इस यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं पर भी किसी भी जगह पर सेव कर लें, जैसा कि मैंने अपनी एक्सेल शीट में सेव कर दिया है, ताकि आपको कभी भी भूले नहीं। अगर आप भूल भी जाएं तो आप अपनी एक्सेल शीट या फिर किसी भी जगह पर जहाँ पर आपने उसको सेव किया है वहां पर जाकर आप दोबारा से उसको कॉपी करके अपने एडमिन पैनल को ओपन करें। तो इसलिए मैंने इसे एक एक्सेल की फाइल में सेव कर दिया है जो कि मैंने डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद बनाई थी, और डेटाबेस का नाम भी उसी फाइल में मैंने सेव किया है, और डेटाबेस का नाम भी मैंने उसी फाइल में रखा था। अब दोस्तों, आगे है योर ईमेल वाला ऑप्शन। आप यहाँ पर कोई भी मेल को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी admin@gmail.com.pk रख देता हूँ। ये ईमेल भी आप एडमिन पैनल में जाकर के इसको चेंज कर सकते हैं, इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगला ऑप्शन सर्च इंजन विजिबिलिटी का है। इसको आपने हमेशा अनचेक ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपकी वेबसाइट ऑनलाइन होने के बाद, यानी कि गूगल पर आने के बाद, सर्च इंजन में नहीं आएगी और गूगल भी इसको इंडेक्स ही नहीं कर पाएगा और ना ही ये वेबसाइट रैंकिंग में आएगी। और दोस्तों, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एसईओ से रिलेटेड है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही वेबसाइट बना रहे हैं और आप किसी दूसरे यूजर को नहीं दिखाना चाहते, अपने ऑनलाइन यूजर्स को नहीं दिखाना चाहते, अपनी ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं पहुंचाना चाहते, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी एसईओ करना चाहते हैं, गूगल पर लाने के बाद सर्च इंजन में लाना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि गूगल आपकी इस वेबसाइट को इंडेक्स भी करे, तो आपने इस ऑप्शन को हमेशा अनचेक रखना है। तो दोस्तों, इन सब ऑप्शंस को पुट करने के बाद, इन सब ऑप्शंस को प्रोवाइड करने के बाद आपने इस इंस्टॉल वर्डप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस पर लिखा है सक्सेस वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, थैंक यू एंड एंजॉय। और आप अब अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग को भी कर सकते हैं। ये विंडो हमें यूजर नेम के बारे में तो बता देती है, लेकिन पासवर्ड इसने हाइड कर दिया है, पासवर्ड के बारे में हमें नहीं बताती। इसलिए हमने यूजर नेम और पासवर्ड को हमेशा के लिए याद रखने के लिए इसको अपनी एक्सेल की शीट में, जो कि हमने डेटाबेस को क्रिएट करने के दौरान बनाई थी, उसमें सेव कर दिया है। दोस्तों, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को इंस्टॉल कर चुके हैं।
तो अब आपने इस विंडो में इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, कुछ इस तरह की विंडो आएगी। इसमें आपने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को फिल करना है। यहाँ पर आप उस यूजर नेम और पासवर्ड को फिल करेंगे जो कि अभी हमने वर्डप्रेस को सेटअप करने के दौरान वहाँ पर पुट किया था। हमने यहाँ पर डेटाबेस वाले यूजर नेम को पुट नहीं करना जो कि रूट था और पासवर्ड था ब्लैंक। हमने दूसरे यूजर नेम और पासवर्ड को पुट करना है जो कि हमने वर्डप्रेस को सेटअप करने के दौरान वहाँ पर पुट किया था। दोस्तों, आप अगर ये दोबारा से स्क्रीन ओपन करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रीन को खुद लिंक के जरिए ओपन करूं, खुद वेब एड्रेस को लिख करके इस स्क्रीन को ओपन करूं, तो आपने यहाँ पर सिंपली न्यू टैब पर जाना है और यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट स्लैश ट्रायल बेस स्लैश WP डैश एडमिन। आपने सबसे पहले लोकल होस्ट को ही टाइप करना है, उसके बाद स्लैश डालनी है, उसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपने स्लैश डाल के WP डैश एडमिन को लिखना है। जैसे ही आप इसको लिख करके एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ देर में लोडिंग होने के बाद दोबारा से इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप उस एड्रेस को लिख करके एंटर करेंगे तो आपके पास दोबारा से इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके जरिए आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट को भी ओपन करना चाहते हैं तो आपने अपने न्यू टैब में की तरफ जाना है। न्यू टैब को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपने इस सर्च बार में लिखना है लोकल होस्ट स्लैश डाल के आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है जो कि हमने XAMPP के फोल्डर htdocs में वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करके बनाया था। उस फोल्डर का नाम यहाँ पर आपने लिखना है या पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लिख करके एंटर करेंगे तो आपके सामने आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक सिंपल सा लेआउट आ गया है। ये एक सिंपल सा थीम है। दोस्तों, ये अभी मेरी वेबसाइट एक सिंपल से थीम पर बनी है। आपकी वेबसाइट भी इसी तरह से एक सिंपल से थीम पर बनेगी। जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके सेटअप करेंगे और फिर अपनी वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इसी तरह का एक सिंपल सा थीम आएगा। और ये सिंपल सा लेआउट, सिंपल सा थीम हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का नाम यहाँ पर आ रहा है ट्रायल बेस और वर्डप्रेस ने हेलो वर्ल्ड के नाम से एक थीम को यूज किया है और उस पर ये सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल सा थीम है जो कि वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। वर्डप्रेस ने अभी जो थीम यूज किया है, जो हमारे सामने ये सिंपल सा थीम ओपन है, ये वर्डप्रेस ने हमारे सामने 2025 वाले थीम को ओपन किया है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये थीम हमें वर्डप्रेस में कहाँ पर मिलेगा और हम कैसे दूसरे थीम को अप्लाई करेंगे, दूसरे थीम को यूज करेंगे। फिलहाल के लिए मैं दोबारा से डैशबोर्ड वाले पैनल की तरफ चलता हूँ। ये हमारे पास वर्डप्रेस के एडमिन पैनल का लेआउट है जिस पर हम यूजर नेम और पासवर्ड को जैसे ही लिख कर एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास ये हमारी सिंपल सी बनी वेबसाइट है। तो चलिए मैं आपको डैशबोर्ड को ओपन करके दिखाता हूँ। एडमिन पैनल को ओपन करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल को किस तरह से ओपन करना है। तो दोस्तों, ये दोनों चीजें फिक्स हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट ही सिर्फ ओपन करनी है तो आपने अपने किसी भी ब्राउजर में जाकर के इस सर्च बार में लिखना है लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम जो कि हमने XAMPP के फोल्डर htdocs में वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करके बनाया था। उस नाम को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करके एंटर करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी। और अगर आपने अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल को ओपन करना है तो आपने यहाँ पर इस सर्च बार में सिर्फ लिखना है लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम और फिर स्लैश WP डैश एडमिन। जैसे ही आप इस चीज को लिख करके एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लेआउट ओपन होगा। फिर आपने यहाँ पर यूजर नेम और फिर पासवर्ड जैसे ही टाइप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे या फिर एंटर करेंगे तो आपके सामने आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये दोनों चीजें फिक्स हैं। दोनों को ओपन करने का यानी कि एडमिन पैनल
और आपकी वेबसाइट को ओपन करने का तरीकाकार सब कुछ फिक्स है। दोस्तों, जैसे ही आप वेबसाइट के एडमिन पैनल वाले यूआरएल को यूज करते हुए एडमिन पैनल को ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा। ये वही यूजर नेम और पासवर्ड है जब हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हुए एडमिन पैनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को पुट किया था। वहाँ पर आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड को पुट किया था वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। जैसा कि मैंने अपने यूजर नेम को यहाँ पर सेव करके रखा है, अपनी एक्सेल शीट में सेव करके रखा है। यहाँ से मैं इस यूजर नेम को कॉपी कर लेता हूँ और फिर वहाँ पर दोबारा से जा करके यहाँ पर यूजर नेम को पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस यूजर नेम को पेस्ट करूंगा, अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड पुट करना है। पासवर्ड को भी मैंने एक्सेल शीट में सेव करके रखा है, तो मैं इस पासवर्ड को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर उसी तरफ जा करके इस पासवर्ड वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देता हूँ अपना पासवर्ड। जैसे ही मैं इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा या फिर मैं अपने कीबोर्ड से एंटर वाले बटन को प्रेस करूंगा, तो जैसे ही मैं एंटर वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वर्डप्रेस की वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यानी कि हमारी वेबसाइट जो कि हमने ट्रायल बेस के नाम से फ़ोल्डर बनाया था उसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ये यहाँ पर इसका नाम आ रहा है ट्रायल बेस। ये उसका होम पेज है। इसे हम वेलकम स्क्रीन भी कह सकते हैं और इसे हम डैशबोर्ड वाली स्क्रीन भी कह सकते हैं और इसके साथ-साथ ये स्क्रीन हमारी होम स्क्रीन भी कहलाती है। तो दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट हो गई जो कि लोकल होस्ट स्लैश फ़ोल्डर के नाम यानी कि ट्रायल बेस को एंटर करके आई थी और ये आपका डैशबोर्ड यानी कि आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड हो गया, एडमिन पैनल हो गया जो कि ब्राउज़र में लोकल होस्ट स्लैश फ़ोल्डर का नाम और फिर स्लैश wp डैश एडमिन को एंटर करके ओपन हुआ था। दोस्तों, याद रहे कि आपकी वेबसाइट 2 चीज़ों में डिवाइडेड होती है। एक आपका डैशबोर्ड होता है और दूसरी चीज़ आपकी वेबसाइट होती है। इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंगली कोई भी वेबसाइट चलती है। डैशबोर्ड या फिर एडमिन पैनल उसके लिए होता है जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, यानी कि क्लाइंट्स के लिए, और वेबसाइट फिर आपके यूजर्स या फिर अदर क्लाइंट्स के लिए होती है। दोस्तों, डैशबोर्ड में आप थीम्स, पेजेस, कैटेगरीज और बहुत सी मीडियाज वगैरह को बना करके अपलोड कर सकते हैं, जबकि वेबसाइट पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ से सिर्फ आप इस टेक्स्ट को या फिर यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली इमेजेस को अपने पीसी में सेव कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज या फिर डिलीट नहीं कर सकते। वेबसाइट पर आपको वही कंटेंट, वही चीजें शो होंगी जो आपने अपनी उस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर अपलोड की होंगी और जो डेटाबेस से आ रही होंगी। दोस्तों, जैसे ही हमने अपने ब्राउज़र की इस सर्च बार में ये जो डोमेन नेम है यानी कि लोकल होस्ट स्लैश फ़ोल्डर का नाम को टाइप करके एंटर करते हैं, तो ये जो चीज़ हमारे सामने ओपन होती है, ये जो इंटरफ़ेस हमारे सामने ओपन होता है यानी कि न्यू विंडो जो आती है, जिसको हम वेबसाइट के इंटरफ़ेस के नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा फ्रंट एंड। यानी कि जो यूज़र्स को या फिर बाकी क्लाइंट्स को नज़र आ रहा होता है, वो कहलाता है फ्रंट एंड। दोस्तों, ये जो एज़ अ यूज़र मुझे वेबसाइट नज़र आ रही है, ये हमारी फ्रंट एंड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसमें आकर के कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं सिर्फ़ यहाँ पर मौजूद चीज़ों को देख और पढ़ सकता हूँ, यानी कि इस टेक्स्ट को मैं पढ़ भी सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर कोई भी बटन को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उस बटन पर क्लिक भी कर सकता हूँ और इसमें इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट पिक्चर्स को, जो कि हम फ्यूचर में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग या फिर किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। फ्रंट एंड पर किसी भी किस्म का एक्सेस नहीं होता, सिर्फ यूज़र्स इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, शर्त ये है कि एडमिन ने अपनी वेबसाइट पर यूजर्स के लिए एक्सेस ना दे रखा हो। अगर एडमिन अपने यूजर्स को एक्सेस दे देता है तो यूजर्स भी उसकी वेबसाइट पर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज को डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम विकिपीडिया की बात करें तो विकिपीडिया वाली वेबसाइट को यूज करते हुए हम कोई भी और किसी भी किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं और वहां से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं और अपने मुताबिक कोई भी इंफॉर्मेशन को पुट कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास इसके डैशबोर्ड का एक्सेस भी है, तो आप फिर ही इन तमाम चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं और हम किसी भी वेबसाइट के डैशबोर्ड को बैकएंड भी कहते हैं। जैसा कि ये हमारे पास इस वेबसाइट का डैशबोर्ड है,
इस वेबसाइट का एडमिन पैनल है, इसको हम बैकएंड कहेंगे, जहाँ से हम कोई भी चीज को अपलोड करेंगे, चेंज करेंगे या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अगर आप इस डैशबोर्ड या फिर एडमिन पैनल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपने अपने ब्राउजर की इस सर्च बार में लिखना होगा लोकल होस्ट स्लैश ट्रायलबेस स्लैश wp डैश एडमिन। जैसे ही आप इस यूआरएल को लिख करके एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको हम बैकएंड भी कहते हैं। अब हम इस डैशबोर्ड यानी कि बैकएंड और वेबसाइट यानी कि फ्रंट एंड के दरमियान डिफरेंस की बात करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट वाले टैब की तरफ चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस वेबसाइट के बिल्कुल टॉप पर एक ब्लैक बार आ रही है, जिसका मतलब ये है कि हमने अपनी इस वेबसाइट के डैशबोर्ड यानी कि बैकएंड को भी एक्सेस कर रखा है। लेकिन दोस्तों, ये सबको नहीं दिखाई देगी, सिर्फ उसको दिखाई देगी जिसने अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल को भी साथ ओपन किया होगा। तो दोस्तों, अभी हमने अपने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस को सेटअप किया है और उसके लिए हमने तकरीबन 5 to 6 प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया है। 5 to 6 प्रोसेस हमने देखे हैं कि वो क्या होते हैं और उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी वर्डप्रेस के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले वर्डप्रेस के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वर्डप्रेस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम वर्डप्रेस को htdocs वाले फोल्डर के अंदर, जो कि ज़ैम का फोल्डर है, उसके अंदर लेकर गए। उसके बाद हमने वर्डप्रेस को सेटअप करना सीखा। सेटअप करने के दौरान जो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, उनको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, उन सभी ऑप्शंस को हमने बारी-बारी अच्छे तरीके से देखा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी किस्म के स्किल सेट को अच्छे तरीके से बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सी स्किल सेट से रिलेटेड डिफरेंट ट्यूटोरियल लेक्चर्स को अपलोड करेंगे, जो कि बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक के होंगे। तो जैसा कि आप सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी भी कोर्स या फिर स्किल सेट को अच्छे तरीके से प्रोफेशनली समझने के लिए उस कोर्स या फिर स्किल सेट से रिलेटेड तमाम तर सब्जेक्ट्स या फिर उससे रिलेटेड तमाम तर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अपनी बहुत ही ज्यादा अहमियत और वैल्यू रखते हैं। तो फिर दोस्तों, जैसा कि हमारा ये चैनल ही डिफरेंट स्किल सेट से रिलेटेड है, तो हम हर स्किल सेट में मौजूद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ना सिर्फ डीपली स्टडी करेंगे, बल्कि हर सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, सीखेंगे। हमारे इस चैनल पर हर सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली भी सिखाया जाएगा और थ्योरेटिकली भी। हर चीज को हम प्रोफेशनल लेवल तक सीखेंगे, ताकि आप कहीं पर भी जाकर के प्रोफेशनली काम कर सकें और आपको कहीं पर भी किसी भी स्किल सेट में कभी भी मार ना पड़े। तो इसलिए दोस्तों, आप सब हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर वीडियो जो आप देखें और आपको अच्छी लगे और आप उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें, तो उस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा इसी तरह के एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में या फिर कोर्सेज की वीडियो सीरीज के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।